हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो आज है डे 124 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, एक्शन ऑफ वन ड्रग इज़ फैसिलिटेटेड और इंक्रीज्ड बाय द अदर एयर्स। अगर किसी एक ड्रग का एक्शन जो है वो आपका फैसिलिटेट होता है, यानी कि इंक्रीज़ होता है किसी दूसरे ड्रग की वजह से, सो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? सो दिस कंडीशन इज़ नोन एज सिनर्जिज्म। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें अदर टर्म्स के बारे में देखते हैं, जैसे कि आपका टेकीफाइलेक्सिस हो गया। तो टेकीफाइलेक्सिस में क्या रहता है? तो इसमें अगर ड्रग की रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन की जाएगी, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, उसकी वजह से टेकीफाइलेक्सिस होता है। तो बेसिकली इसमें क्या रहता है, आपका एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर के ऊपर बाइंडिंग साइट है, तो ड्रग जो है आपका रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ड्रग जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड नए ड्रग के लिए वहाँ पे जगह नहीं बचेगी, जिसकी वजह से ये कंडीशन आ जाएगी जिसमें ड्रग का इफेक्ट जो है वो शो नहीं होगा। दूसरी टर्म है आपकी टॉलरेंस। टॉलरेंस में क्या है? तो टॉलरेंस में भी आपका रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इट इज़ ऑल्सो रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो इसमें रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से आपका ड्रग जो है वो उस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे या उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के लिए टॉलरेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हाइयर डोज की रिक्वायरमेंट रहती है। हाइयर डोज रिक्वायरमेंट जो है आपकी इस केस में रहेगी। सो ये दोनों पॉइंट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है टेकीफाइलेक्सिस एंड टॉलरेंस में। दोनों में ही ड्रग की रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो है वो रिज़ल्ट आता है। सो टेकीफाइलेक्सिस में आपको याद रखना है, ये ड्रग रिसेप्टर की वजह से होगा, ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग की वजह से। एंड टॉलरेंस में आपको हाइयर डोज रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्वायर्ड रहती है, उसमें आपका इफेक्ट आ जाएगा। जबकि टेकीफाइलेक्सिस में अगर डोज को बढ़ा करके भी दे दिया जाएगा तो भी आपका रिस्पॉन्स जो है वो दोबारा नहीं आएगा। इस केस में आपको बेसिकली ड्रग को कुछ टाइम के लिए स्टॉप करना होता है, देन अगेन आप थोड़े टाइम के बाद अगर ड्रग को रिज्यूम करते हैं, देन आपका रिस्पॉन्स जो है वो इसमें आ जाता है। सो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे बात करूँ इडियोसिनक्रेसी की, तो इडियोसिनक्रेसी जो है ये बेसिकली एक अनटूवर्ड रिएक्शन है। इट इज़ अनटूवर्ड रिएक्शन जो कि आपका ड्रग्स के लिए रहता है। ड्रग्स के लिए जो भी अनटूवर्ड रिएक्शन होता है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में नहीं देखा जाता है। बेसिकली ये काफ़ी स्मॉल सेट ऑफ पॉपुलेशन में, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन में देखा जाता है एंड इसका ड्रग की डोज या फिर उसकी ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी से कोई ऑब्वियस रिलेशन नहीं होता है। तो इसमें क्वेश्चन था, एक्शन ऑफ वन ड्रग इज़ फैसिलिटेटेड और इंक्रीज्ड बाय द अदर इज़ नोन एज सिनर्जिज्म। तो इसमें आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ग्लूकोज ऑन सिंपल रिडक्शन गिव। तो डी ग्लूकोज जो है इसकी अगर सिंपल रिडक्शन की जाएगी तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो सिंपल डी ग्लूकोज की सिंपल रिडक्शन से आपको प्रोडक्ट मिलता है डी सॉर्बिटॉल। ठीक है, सिर्फ सॉर्बिटॉल इसमें मिलेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे अगर मैं बात करूं डी मेनोस की, ठीक है, डी मेनोस, तो इट इज़ ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। तो डी मेनोस की अगर सिंपल रिडक्शन की जाएगी तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा डी मैनिटॉल। जबकि मिक्सचर ऑफ मैनिटॉल एंड सॉर्बिटॉल कब मिलेगा? जब आपकी डी फ्रक्टोज की सिंपल रिडक्शन की जाएगी। ठीक है, डी फ्रक्टोज की सिंपल रिडक्शन पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा मिक्सचर ऑफ मैनिटॉल एंड सॉर्बिटॉल। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेटली कैपेसिटी ऑफ 00 नंबर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज। तो 00 नंबर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी कितनी होती है? तो इसमें आपकी अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी जो है दैट इज़ अराउंड 650 mg। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी साइजेज ऑफ जो कैप्सूल रहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो आपके 000 से लेकर के 5 तक आपके डिफरेंट साइजेज जो हैं वो रहते हैं। ठीक है, 000 जो है ये आपका लार्जेस्ट कैप्सूल साइज़ रहता है एंड 5 जो है वो आपका स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज़ रहता है। एंड लास्ट एक साल में जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं फार्मेसी के रिलेटेड, उसमें कैप्सूल साइज़ के ऊपर डेफिनेट क्वेश्चन जो है वो बना हुआ है, तो आगे आने के चांसेस जो है वो इस टॉपिक से काफ़ी हाई रहते हैं। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, लार्जेस्ट कौन सा है 000, स्मॉलेस्ट कौन सा है 5। अब इसके बीच में कौन कौन से आते हैं, 00 आता है,
देन 0 आता है, देन 1 आता है, 2, 3, 4। तो ये डिफरेंट साइजेज ऑफ कैप्सूल जो हैं वो इसमें रहते हैं। अब इसकी कैपेसिटी के बारे में देख लेते हैं। जो आपका 000 कैप्सूल साइज़ है, इसमें ml में बात करूँ तो 1.37 ml एंड mg में बात करूँ तो 960 mg इसमें जो है वो कैपेसिटी साइज़ की रहती है। यहीं पे 0 की बात करूँ, 00 की हमने कर ली 650 mg। 0 की बात करूँ तो इसमें आपकी रहती है 0.68 ml की एंड 475 mg। यहाँ पे हमने mg देखा, तो अगर इसमें ml की बात करेंगे 00 में तो दैट विल बी 0.95 ml। देन बात करूँ कैप्सूल साइज़ 1 की, तो इसमें आपका रहता है 0.5 ml एंड 350 mg इसकी कैपेसिटी रहती है। देन आते हैं कैप्सूल साइज़ नंबर 2। इसमें आपकी रहती है 0.37 ml एंड इन mg इट इज़ 260 mg। देन कैप्सूल साइज़ 3, तो इसमें आपकी 0.30 ml एंड 210 mg इसमें कैपेसिटी रहती है, 210 mg। देन आती है आपकी साइज़ 4, इसमें 0.21 ml कैपेसिटी एंड 145 mg जो है वो इसमें डोज रहती है। देन कैप्सूल साइज़ 5, इसमें स्मॉलेस्ट रहता है, इट इज़ 0.13 ml एंड 90 mg इसमें mg में कैपेसिटी रहती है। तो ये डिफरेंट आपके साइजेज़ हैं। कैपेसिटी के ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लार्जेस्ट कैप्सूल साइज़ के ऊपर पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज़ के ऊपर पूछा जाता है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन इसमें रहते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोमोसाइटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन। एनोमोसाइटिक स्टोमेटा जो है वो किस में प्रेजेंट रहते हैं? तो एनोमोसाइटिक स्टोमेटा आपके डिजिटलिस में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। एनोमोसाइटिक स्टोमेटा बेसिकली होते क्या है? तो इसमें आपके जो स्टोमेटा हैं उसमें गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी अरेंजमेंट के ऊपर जो है वो आपके स्टोमेटा के टाइप्स रहते हैं। तो एनोमोसाइटिक आपका वो टाइप का स्टोमेटा होता है जिसमें आपके 2 गार्ड सेल्स रहेंगे। गार्ड सेल्स सभी में 2 ही रहेंगे। बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ सब्सिडरी सेल्स ये आपका अलग रहता है। तो इसमें वेरिंग मीन्स डिफरेंट नंबर के हो सकते हैं, 4, 5, 6 डिफरेंट नंबर के सब्सिडरी सेल्स इसमें हो सकते हैं। तो वो आपका कहलाएगा एनोमोसाइटिक स्टोमेटा। दूसरी बात करूं दतूरा की, तो दतूरा में आपका होता है एनिसोसाइटिक स्टोमेटा। इसमें कौन सा रहता है? एनिसोसाइटिक स्टोमेटा। इसमें क्या रहता है? तो इसमें भी सेम आपके 2 गार्ड सेल्स रहेंगे। सो गार्ड सेल के बाहर जो है वो 3 सब्सिडरी सेल्स रहेंगे। सब्सिडरी सेल्स विल बी 3। ठीक है। उनकी अरेंजमेंट कैसी होगी? इनमें 2 तो बड़े वाले होंगे, ठीक है, 2 सब्सिडरी सेल्स बड़े होंगे एंड तीसरा जो है वो बाकी 2 के कंपैरिजन में छोटा रहेगा। देन सेना की बात करूं तो सेना में आपका पैरासाइटिक स्टोमेटा रहता है। ठीक है, पैरासाइटिक स्टोमेटा रहता है। इसमें आपके 2 ही गार्ड सेल्स रहेंगे, 2 ही इसमें सब्सिडरी सेल्स रहेंगे। कैसी अरेंजमेंट होगी? यहाँ पे 2 आपके आगे गार्ड सेल्स एंड इसमें सब्सिडरी सेल्स जो हैं वो आपके पैरेलल पोजीशन पे रहेंगी। पैरेलल मींस इस डायरेक्शन में एक ही आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया। सो इस टाइप से आपका पैरा रहेगा। ठीक है, पैरा से आप ये आ सकते हैं पैरा पैरेलल। ठीक है। दूसरा आपका आता है वैसाका, हमारा एक रह गया। तो वैसाका की बात करूँ तो इसमें आपका डायासाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स डायासाइटिक स्टोमेटा। इसमें अरेंजमेंट कैसी होती है? इसमें भी आपके 2 गार्ड सेल्स एंड 2 सब्सिडरी सेल्स रहेंगे। तो इस तरीके से आपके गार्ड सेल्स आ गए एंड सब्सिडरी सेल्स की अरेंजमेंट जो है वो आपकी पैरेलल नहीं होगी, एट द राइट एंगल होगी। गार्ड सेल के राइट एंगल मीन्स राइट एंगल ये हो गया। तो इस तरीके से आपकी अरेंजमेंट होगी, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका रहेगा वैसाका में डायासाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल F2 इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू द रूल स्टैंड्स फॉर। तो जो शेड्यूल F2 रहता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू द रूल्स में, वो किसके रिगार्डिंग रहता है? सो इट इज़ रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक है, किसके रिगार्डिंग रहता है? इट इज़ फॉर स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहीं पे बात करूँ स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल एम्बिलिकल टेप्स की, तो ये आपका आता है शेड्यूल F3 में। ठीक है, इट कम्स अंडर शेड्यूल F3। देन बात करूँ स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, तो स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक आपके आते हैं शेड्यूल एस में। किस में रहेंगे? शेड्यूल एस में। जबकि स्टैंडर्ड ऑफ फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स जो हैं वो आपके किस में रहेंगे? इट कम्स अंडर शेड्यूल ओ। सो ये डिफरेंट आपके स्टैंडर्ड्स रहेंगे डिफरेंट शेड्यूल्स के रिगार्डिंग।
देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल इज। सो हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है? सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल इज इम्पैक्ट। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा कुछ अदर मिल्स रहेंगी, उनके हम वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। जैसे कि आपका कटर रहता है, कटर मिल। ठीक है, कटर मिल जो है इसका प्रिंसिपल रहता है कटिंग। ठीक है, कटर मिल का प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल रहता है कटिंग। देन आता है आपका रोलर मिल। ठीक है, रोलर मिल। तो रोलर मिल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन एज वेल एज एट्रीशन। ठीक है, कंप्रेशन और एट्रीशन प्रिंसिपल पे काम करता है आपका रोलर मिल। देन बात करूं कोलॉइड मिल की। सो जो आपका कोलॉइड मिल है, कोलॉइड मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एट्रीशन ओनली। ठीक है, एट्रीशन प्रिंसिपल पे ये काम करता है। देन एक आपका रहता है वॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों आपके जो हैं वो इम्पैक्ट एंड एट्रैक्शन इन दोनों प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाता है ये वाला क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा मिल है जो कि आपका इम्पैक्ट एंड एट्रैक्शन दोनों प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये आपके होते हैं वॉल मिल एंड फ्लूइडाइज्ड एनर्जी मिल। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफॉइड इज डायग्नोस्ड बाय। तो टाइफॉइड किस टेस्ट से डायग्नोस होता है? सो इट इज़ डायग्नोस्ड बाय विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट जो है वो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट रहता है टाइफॉइड के लिए। सो जो भी आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट रहेंगे वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार 2-3 क्वेश्चन आपके टेस्ट के ऊपर ही पूछे गए थे जीपैट में, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहीं पे बात करूँ मैं एलिसा टेस्ट की। तो एलिसा टेस्ट किसके लिए रहता है? तो इट इज़ फॉर एड्स। ठीक है, ये आपका पूछा गया था। मेंटॉक्स टेस्ट भी इस बार पूछा गया था। तो मेंटॉक्स टेस्ट किसके लिए रहता है? इट इज़ फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, मेंटॉक्स टेस्ट इज़ फॉर ट्यूबरकुलोसिस। जबकि जो शिक टेस्ट है, शिक टेस्ट इज़ फॉर डिप्थीरिया। ठीक है, शिक टेस्ट किस लिए रहता है? डिप्थीरिया की डायग्नोस्टिक के लिए शिक टेस्ट रहता है। देन इसके अलावा सिफिल्स की बात करूँ, सिफिल्स भी काफ़ी पूछा जाता है। तो सिफिल्स की डायग्नोस्टिक टेस्ट आपका रहता है VDRL टेस्ट, दैट इज़ विनरल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। इसके अलावा काहन्स टेस्ट इसमें रहेगा एंड वासरमैन टेस्ट इसमें रहेगा। वासरमैन टेस्ट ये आपके सिफिल्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहते हैं। एक क्वेश्चन इस बार ब्रूसिलोसिस के लिए पूछा गया था, ब्रूसिलोसिस के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपका टेस्ट रहता है कूम्स टेस्ट। ठीक है, इसके लिए टेस्ट रहेगा कूम्स टेस्ट। तो ये डिफरेंट टेस्ट आपको याद रखने हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रिन इज स्वीटर देन सुक्रोस वाई। तो ये क्वेश्चन भी इस बार सिमिलर क्वेश्चन जो है वो इस बार जीपैट में पूछा गया था। सो सेक्रिन जो है वो सुक्रोस के कंपैरिजन में 500 टाइम्स स्वीट रहता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। सो बेसिकली जो स्वीटनर्स होते हैं वो आपके च्यूएबल टैबलेट्स में ऐड किए जाते हैं ताकि बिटर टेस्ट को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, जो आपका सेक्रिन रहता है, सेक्रिन जो है वो आपका बिटर आफ्टर टेस्ट इसका रहता है, बिटर आफ्टर टेस्ट। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद इसका टेस्ट जो है बिटर हो जाता है एंड ये आपका कार्सिनोजेनिक इन नेचर रहता है। इट इज़ कार्सिनोजेनिक इन नेचर। अब जो आपके डिफरेंट डिफरेंट स्वीटनर्स होते हैं उनका कंपैरिजन एज़ कम्पेयर टू सुक्रोस हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका लैक्टोस हो गया। ठीक है, सो लैक्टोस जो है वो 16 टाइम्स स्वीट रहता है। देन आता है आपका डेक्सट्रोस। डेक्सट्रोस आपका 74 टाइम्स स्वीट रहता है। देन आपका फ्रक्टोस। फ्रक्टोस आपका 173 टाइम्स स्वीट रहता है। देन मैनिटोल। मैनिटोल इज़ 174 टाइम्स स्वीट। देन आपका एस्पार्टेम। एस्पार्टेम एस्पार्टेम इज़ 200 टाइम्स स्वीट। ठीक है, सो एस्पार्टेम के ऊपर इस बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी सेक्रिन जो है वो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इट इज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये भी एक क्वेश्चन जो है वो बनता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ U100 इंसुलिन शुड बी यूज टू ऑब्टेन 40 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। कितनी मिलीलीटर ऑफ U100 इंसुलिन जो है वो यूज़ किए जाएंगे इंसुलिन की 40 यूनिट्स ऑब्टेन करने के लिए?
तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा, जो आपका U100 इंसुलिन है, U100 इंसुलिन इंडिकेट्स की आपकी 100 यूनिट्स जो हैं वो आपकी हैं पर ml में, ठीक है। पर ml में कितनी यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स हैं। U100 का मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो आपको 40 यूनिट्स ऑब्टेन करनी है, तो 40 यूनिट्स के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको 40 को डिवाइड करना है 100 के साथ में, ठीक है। 100 के साथ में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4 ml ऑफ इंसुलिन। सो द करेक्ट आंसर विल बी 0.4 ml, ऑप्शन नंबर सी। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉफ़ी सीड कैफीन इज प्रेजेंट एज सॉल्ट ऑफ। सो कॉफ़ी सीड में कैफीन जो है वो प्रेजेंट होता है एज अ सॉल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड, ठीक है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्लोरोजेनिक एसिड की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा लाइसर्जिक एसिड की बात करूँ, सो लाइसर्जिक एसिड जो है वो आपका एगट में प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली एरगेट में लार्ज नंबर ऑफ पोटेंट इंडोल अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं एरगेट में, जो कि आपके लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव्स रहते हैं। देन बात करूं मैकॉनिक एसिड की, सो मैकॉनिक एसिड जो है वो ओपियम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओपियम अल्कोलॉइड्स जो हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं एज अ सॉल्ट ऑफ मैकॉनिक एसिड। तो ये आपके डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। मैकॉनिक एसिड भी आपका जीपैट में पूछा गया है, क्लोरोजेनिक आपका फार्मासिस्ट जीपैट सभी में पूछा गया है। सो यहाँ पे आज के हमारे 10 क्वेश्चन इसी के साथ में कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।